नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। बात सबसे पहले आज की उत्तराखंड की बड़ी खबर की करते हैं। उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। 4 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। इसके साथ ही तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने का उनका कार्यक्रम है। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत जेपी नड्डा के उत्तराखंड पहुंचने पर किया। जेपी नड्डा ने शांति कुंज में डॉक्टर प्रणब पांड्या से मुलाकात भी की है। निरंजनी अखाड़े में साधु संतों का जेपी नड्डा ने आशीर्वाद लिया। जेपी नड्डा ने मां गंगा की भव्य आरती में शिरकत भी की। माननीय नड्डा जी के आने से पुनः 2022 में हमारी सरकार बने, इसी कामना के साथ सब लोग कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उत्साह दिखाई देता है कि इस बार 57 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। ऐसा पूर्ण रूप से कार्यकर्ताओं को विश्वास है। सरकार भी पूरी तरह से जुटी है, संगठन भी पूरी तरह से जुटा है। निश्चित रूप में ये धर्म नगरी है। यहाँ से आशीर्वाद लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और यहाँ सभी से बातचीत करने के लिए, मंत्रीगणों से बातचीत करने के लिए, विधायकों से बातचीत करने के लिए और बूथ लेवल के कार्यकर्ता से भी बातचीत करने के लिए वो पधारे हैं और सबके विचारों को जानेंगे और हमें एक प्रेरणा का और ताकत का जो है स्फूर्ति हमें देंगे। इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसी प्राणवायु से हम लोग जो आगे चुनाव लड़ेंगे। ये अध्यक्ष जी हमारी पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जो उत्साह का संचार है वो स्वाभाविक रूप से है। और आज जो उत्साह नजर आ रहा है ये अध्यक्ष जी के आने के बाद, हमारी पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है। 1 साल में हमें चुनाव में जाना है, इसलिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस काडर को एक अंदर एक भाव रहेगा कि आने वाले समय में हम इस राज्य में ठीक प्रकार से, अच्छे प्रकार से और सरकार बनाएं। राष्ट्रीय वहीं जेपी नड्डा का बाबा रामदेव ने भव्य स्वागत किया। पतंजलि के आचार्य कुलम में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था। आचार्य कुलम के छात्रों ने मंगल गीत गाकर स्वागत किया है। बाबा रामदेव ने खुद गाड़ी चलाकर नड्डा को आचार्य कुलम का दौरा कराया। जेपी नड्डा उत्तराखंड के 4 दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हरिद्वार में पहुंचकर उन्होंने मां गंगा की आरती की। इसके साथ ही साधु संतों से मुलाकात की और इस दौरान बाबा रामदेव ने भव्य स्वागत उनका किया है। आचार्य कुलम का पूरा दौरा खुद बाबा रामदेव ने जेपी नड्डा के साथ करा और साथ ही मंगल गीत गाकर वहां मौजूद छात्रों ने जेपी नड्डा का स्वागत किया है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा 120 दिन के देशव्यापी दौरे पर जा रहे हैं। इसकी शुरुआत उत्तराखंड से उन्होंने की है। जाहिर तौर पर एक बड़ी प्लानिंग और उत्तराखंड के लिए कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव को देखते हुए जेपी नड्डा का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा 2017 में चुनाव प्रभारी थे जेपी नड्डा और जब वो पहुंचे थे उत्तराखंड, 108 तोपों से उनकी सलामी दी गई थी। और इस बार भी जब वो पहुंचे तो भव्य स्वागत बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया, बाबा रामदेव की तरफ से किया गया। आचार्य कुलम में पहुंचे दे देखिए किस तरीके से जो छात्राएं थीं उन्होंने तिलक लगाकर और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है। स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार सुधार की कोशिशें हो रही हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनाओं से ये कोशिशें की जा रही हैं। टेलीमेडिसिन सेवा शुरू होने के बाद 8 सेंटर खोले गए। टेलीमेडिसिन सेवा में लोग कॉल करके स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा रहे हैं। कोरोना काल में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टेलीमेडिसिन की शुरुआत की थी। 104 हेल्पलाइन सेवा से मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवा भी दी जा रही है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को रफ्तार और विस्तार दिया जा रहा है। लोगों की बीमारी को सुनकर इलाज करते हैं और बताते हैं डॉक्टर्स। संजीवनी हेल्पलाइन से लोग इस सुविधा का फायदा उठा रहे हैं। मिशन प्रभारी कुलदीप सिंह वर्दौलिया का बयान कि स्वास्थ्य सेवा संवेदनशील है और लगातार हम इसके लिए आगे बढ़ते हुए। सुविधा एक्चुअली जो हमारा ये कोविड काल चल रहा है, इसकी हमारी एक ज़रूरत बन गई थी, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो अस्पताल में आकर सुविधाएं नहीं ले पा रहे थे। उनके फियर थे रिगार्डिंग कोविड कि कहीं वो कोविड से इन्फेक्टेड तो नहीं हो जाएंगे। तो फिर ये 29 अप्रैल 2020 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने इसका उद्घाटन किया था और तब से हम लोग इसमें अभी तक 29,000 बेनिफिशरीज़ को टेलीमेडिसिन के द्वारा सेवाएं दे चुके हैं। और हमारे 4 हब्स हैं इसमें, जो कि हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज है, दून मेडिकल कॉलेज है, इसके अलावा एम्स
इसके अलावा पौड़ी का जो हमारा जो श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज है, ये भी हमारा हब है। और इवन हमारे NHM में, जहाँ पर अभी आप हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ पर भी हमने एक हब इस्टेब्लिश कर दिया है। लगभग 8 से 10 डॉक्टर इसमें नियमित रूप से सवेरे 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक सेवाएं देते हैं। कितने बड़ा ये वरदान के तरीके से साबित हो रहा है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हर जगह डॉक्टर्स की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये पर्वतीय क्षेत्र के लिए और मैदानी क्षेत्र में, इवन स्लम्स एरियाज़ के लिए बहुत बड़ा वरदान है। ये इसलिए वरदान है क्योंकि अब आप ये सोचिए कि अगर एक भी आदमी अगर कोविड से इन्फेक्टेड हो जाता है हॉस्पिटल आने के दौरान में या हॉस्पिटल में सेवाएं लेने के समय पे, तो वो घर में जाकर हो सकता है अपने घर वालों को फैलाए, और फिर वो घर वाले उसको फिर आगे के जो उनके जो आने वाले जो मित्र हैं जिनसे उनका मिलन जुलन रहता है, तो उनको भी ये इस तरह की बीमारी फैला सकते हैं। तो एक आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर लिए कि 30,000 लोगों को हम सेवा दे चुके हैं, और एक आदमी एक दिन में कम से कम 20 या 40 लोगों से तो मिलता ही है। तो डायरेक्टली कम से कम बहुत सारे लोगों को इसके द्वारा मतलब ये इस सेवा का फायदा। हार्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को निगम बनाने का फैसला पलट दिया गया है। इसके साथ अब हार्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड अपने मूल स्वरूप में ही काम करेगा। हार्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। साथ ही ऑर्गेनिक बोर्ड की समीक्षा बैठक में भी मंत्री सुबोध उनियाल ने शिरकत की। किसान भवन परिसर में ऑर्गेनिक उत्पाद बेचने के लिए आउटलेट भी स्थापित करे जाएंगे। इसके साथ ही ऑर्गेनिक बोर्ड द्वारा नमामि गंगे के सहयोग से आउटलेट संचालित किया जाएगा। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक उमेश शर्मा मौजूद रहे। हार्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के फंक्शन को प्रभावी बनाने की बात मंत्री ने कही है। ऑर्गेनिक बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का भी फैसला लिया गया है। मार्केटिंग बोर्ड में रिवॉल्विंग फंड से फसलों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, अभी तक की स्थिति ये थी कि बोर्ड का कानूनन कोई अस्तित्व नहीं था। 2016 मार्च में या 2016 जुलाई में हरीश रावत सरकार ने एक निर्णय लिया कि बोर्ड को निगम बना दिया जाए। क्योंकि राज्य के आर्थिक हालात ऐसे नहीं हैं कि हम एक नया निगम बनाकर आज की तारीख में, और ना इतना उत्पाद है, अगर हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हम पे बहुत ज़्यादा उत्पाद होता तो आज निगम बनाना मैं समझता हूँ उचित भी होता है। आज की आवश्यकता निगम की नहीं है। आज की आवश्यकता सबसे पहले ये है कि अगर हम कुछ पैसा खर्च करें तो वो किसानों के हित में हो। उसको देखते हुए पिछली कैबिनेट बैठक में हम लोगों ने उस 2016 के निर्णय को विड्रॉ किया, और क्योंकि अभी तक मैंने आपसे कहा कि इसका लीगली कोई अस्तित्व नहीं था, अब इसको पंजीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और पंजीकरण की कार्रवाई करने के बाद एक जो महत्वपूर्ण निर्णय जो हम ले रहे हैं, जिस तरह कृषि के क्षेत्र में विगत वर्ष हम लोगों ने कृषि मंडी परिषद में एक कॉर्पस फंड जनरेट करके किसान के MSP घोषित करके किसान के उत्पाद को सीधे खरीदने का निर्णय लिया। पौड़ी से अगली खबर है। SSP P रेणुका देवी ने थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। बैठक में शादी समारोह को लेकर निर्देश दिए गए हैं। लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का आदेश दिया गया है। पुलिस ने 202 शादियों में जागरूकता अभियान चलाया। शादियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। पुलिस ने लोगों को निःशुल्क मास्क भी इस दौरान बांटे हैं। कोरोना का उसमें रोकने के लिए, फैलाने उसमें रोकने के लिए हमने मेनली कहाँ पर भीड़ भाड़ है वहाँ पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ऐसे बाज़ार हैं, ऐसे आजकल विगत 1 महीने में बहुत ज़्यादा फंक्शंस, फेस्टिवल्स, शादी वगैरह हुआ है। सो वहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठा हुआ है। सो वहाँ जाके हमने जागरूकता अभियान करवाया था एंड मास्क भी वितरण किया। ऐसे हमने मोर देन 200 जगह पर जाके पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान लाया गया। लालकुआं के हल्दूचौड़ क्षेत्र में 3 महीने पहले जिस मशरूम को खाली पैदावार के तौर पर आजमाया गया, उसका फल अब मिल गया है। पहली मार्केटिंग कर मशरूम को किसानों ने अलग अलग मंडियों में भेजा है। इससे मशरूम की खेती एक बार फिर कामयाबी इसमें मिलती हुई दिख रही है। मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार के बारे में लोगों को जागरूक किया था, जिससे काश्तकार एक बार फिर मजबूती के साथ काम कर सके। वहीं मशरूम प्लांट मालिक लाल सिंह ने बताया कि आखिरकार हमने कामयाबी हासिल की। सरकार की योजना को सभी किसानों को अपनाना चाहिए। साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि मशरूम कैंसर रोगियों के लिए भी रामबाण इलाज है। शुरुआत है, किसी भी काम को करने में शुरुआत में थोड़ी कठिनाई जरूर आती है, चाहे मार्केटिंग हो। बहुत बेनिफिट है, बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, चिकन मटन से भी बेहतर है। और जो पनीर हम लेते हैं उसके टक्कर का कहना चाहिए। उससे ऊपर इसमें विटामिन डी जो किसी उसमें नहीं होता है, विटामिन डी हो गया, और सारे प्रोटीन से हैं उसके लिए। और बहुत बेहतरीन इसका रिजल्ट हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए हैं। बराबर इसका हर साल नए लोगों को रोजगार के तौर पर सिखाया भी जाता है।
बात कोरोना की करते हैं। हरिद्वार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक दिन में 49 मामले सामने आए हैं। प्राइवेट स्कूल के 4 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नगर स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत आर्या भी कोरोना संक्रमित हो गए। आपदा प्रबंधक अधिकारी मीरा कैंतुरा भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। शिक्षकों में कोरोना की पुष्टि के बाद स्टाफ की अब जांच हो रही है। ऋषिकेश में नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। त्रिवेणी घाट के पास अज्ञात नवजात का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। से सटा हुआ इलाका है बंगाली बस्ती, वहाँ पर भी हमने देखा है कि कई 1, 2, 3 बार ये ऐसी वारदातें हुई हैं कि 2-3 बच्चे जो हैं वहाँ पर मृत पाए गए हैं, जो गंगा जी किनारे फेंके गए थे। आपको कैसे पता चला? क्योंकि हमने देखा कि हमारी लेबर, हमारा व्यवसाय जो है कैटरिंग का है, वो हमारी लेबर कई बार घाट पे घूमती रहती हैं, जब काम नहीं होता नहाती धोती हैं, तो उन्होंने कई बार हमें इस चीज़ की सूचना दी। तो हमने आज भी एक बच्चा मिला है। हमारे कुछ आदमी वहाँ घूम रहे थे, फिर हमने मीडिया को बुलाया, मीडिया को फ़ोन किया, मीडिया आई और मीडिया ने फिर थाने में फ़ोन किया, किसी के थाने में, फिर पुलिस पहुँची, फिर पुलिस ने उस बच्चे को बरामद किया। तो ये घटनाएं जो हैं शहर में बहुत गलत संदेश दे रही हैं। नई टिहरी में विश्व हिंदू परिषद ने दुंगीधार चौकी इंचार्ज मोहन सिंह नेगी से मारपीट और अभद्रता करने के आरोप में जेल में बंद अवाज सिद्दीकी के घर में नाबालिग बच्चों को उनकी मां को सुपुर्द करने की मांग की है। साथ ही पुलिस से मारपीट करने वाले सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया। कार्यकर्ताओं ने साई चौकी बोराड़ी में पहुंचकर अराजक तत्वों का पुतला दहन किया और कहा कि नाबालिग बच्चों को उनकी मां को सौंप दिया जाए ताकि उनका पालन पोषण अच्छे से हो सके। आपको बता दें कि पुलिस से मारपीट में बंद अवाज सिद्दीकी पहचान छिपाकर हिंदू लड़की से शादी की थी, जिससे उसके 2 बेटियां हैं। अवाज सिद्दीकी ने अपनी पत्नी को अगस्त महीने में मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया था। तब से वो बच्चों को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही हैं। 29 तारीख को जो घटना घटी है दरोगा के साथ, जो यहाँ पे मारपीट हुई है, उस पे जो अरेस्टिंग नहीं हो रही, केवल एक व्यक्ति की अरेस्टिंग अब तक हुई थी। और जो मुख्य जो इसमें रिंग लीडर था, जिसके इशारों पे ये सारी चीज़ें होती है, गुंडागर्दी होती है, उस व्यक्ति को जब इस एफआईआर से नाम हटाया जाता है तो उसके खिलाफ हम यहाँ पे आए हैं और 3-4 दिन बीत गए हैं। ये उनको जो इसमें अन्य अभियुक्त हैं उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है। साथ ही जो महिला जो व्यक्ति को, अपराधी व्यक्ति को इन्होंने जेल के अंदर रखा हुआ है, उस व्यक्ति ने लव जिहाद के तहत यहाँ पे 3 महिलाओं के साथ, हमारी हिंदू बहनों के साथ लव जिहाद का शिकार बनाया, उनके साथ अत्याचार किया, अन्याय किया है। और अब 2 बच्चे पैदा करने के बाद जब उसको घर से निकाल दिया गया था, वो महिला यहाँ पे 3 दिन से भटक रही है, लेकिन उसको किसी प्रकार का न्याय नहीं मिल रहा है। शासन और प्रशासन मौन धारण किया हुआ है। इसमें 100% हमारे जिले के कुछ अधिकारियों के 2nd और 3rd क्लास के जो अधिकारी बोला जाएगा, जो प्रथम और द्वितीय अधिकारी जो हैं, उन लोगों की कहीं ना कहीं संलग्नता इसमें है निश्चित। जो मेरी शादी हुई थी, उसने मुझे ये दिलासा दिलाया कि हम दोनों, हमारी लव मैरिज थी, मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुस्लिम से, तो उसने मुझे बोला था आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग चल पाओगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1 साल बाद मेरी बेटी हुई, मुझे पता चला कि उसकी पहले भी शादी हुई है। इस तरह से फिर हमारे लड़ाई झगड़े चलने लगे और अभी 30 तारीख को मैंने न्यूज़ में देखा है कि अब्बास सिद्दीकी जेल में बंद है। मैं 30 तारीख यहाँ पे पहुँची हूँ। मुझे पता चला मेरे बच्चे यहाँ धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे पहुँचूँ, मेरे बच्चे वहाँ से गायब कर दिए गए हैं। शासन प्रशासन मुझे ये दिलासा देता, हम तुम्हें बच्चों से मिलाएंगे। SDM साहब ने मुझे बोला बच्चों से मिलाएंगे। उन्होंने मुझे बोला है कि आप यहाँ, उन्होंने मुझे होटल का रूम दिलाया है और सुबह और बोल दिया गया है कि आप यहाँ से 8-9 बजे यहाँ से आप अपने घर चले जाइए, लेकिन मैं नहीं गई हूँ। मैं 4 दिन से यहाँ घूम रही हूँ। उसके दोनों भाई नशा करते हैं। याकूब सिद्दीकी का कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। अब्बास सिद्दीकी जेल में है, तो एक माँ का राइट बनता है कि वो यहाँ से अपने बच्चे लेके जाए। और अब मैं यहाँ से बिना बच्चे लिए यहाँ से जाऊँगी नहीं, चाहे मुझे यहाँ मरना पड़े, चाहे किसी भी हालत में मैं अपने बच्चे यहाँ से लेके जाऊँगी। मेरे बच्चे यहाँ। नरेंद्र नगर से अगली खबर है, जहां पर तहसील दिवस में नहीं पहुंचे फरियादी। लॉकडाउन के लंबे समय के बाद तहसील दिवस आयोजित हुआ। तहसील में फरियादी सुनने के लिए तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद थे कि फरियादी आएंगे, उनकी फरियाद सुनी जाएगी, लेकिन फरियाद लगाने वाला वहां कोई फरियादी नहीं पहुंचा। तमाम
विभागीय कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए और जनता के कामों के निराकरण के लिए सरकार ने तहसील दिवसों का आयोजन किया। और ये तहसील दिवस शुरुआत में बड़े अच्छे से होते थे और आज की तहसील दिवस की जो खासियत है वो ये है कि नरेंद्र नगर तहसील सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस तहसील दिवस में एक खासियत ये रही है कि आज सबसे अधिक अधिकारी जिले के इस तहसील दिवस में पहुंचे हैं, लेकिन एक भी फरियादी तहसील दिवस में उपस्थित नहीं हुआ, जिससे लोगों की शिकायतें दर्ज नहीं हो पाई हैं। लगता है लॉकडाउन के चलते जो पहला तहसील दिवस था, लोग भूल गए हैं कि तहसील दिवस में अपनी शिकायतों को दर्ज करना चाहिए। हालांकि उप जिला अधिकारी ने तमाम विभाग के अधिकारियों के कार्यों की मॉनिटरिंग ली है, उनसे तमाम सवाल जवाब हुए हैं। देखना है आगे का तहसील दिवस कब होता है, किस तरह का होता है, लोग पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, देखने की बात होगी। नरेंद्र नगर से न्यूज़ वन इंडिया के लिए मैं वाचस्पति रहा। पौड़ी से अगली खबर है, जहां पर किसानों के समर्थन में युवा कांग्रेस उतर आई है। कृषि बिल के विरोध में कांग्रेसी ने पुतला फूंका। केंद्र सरकार पर आरोप लगाए कि वो किसानों को दबाने की कोशिश कर रही है। कृषि बिल को वापस लेने की युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मांग की है। अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और अगर केंद्र सरकार को बिल बनाने हैं तो इस तरीके के बिल बनाएं जिससे कि किसानों को भी इस तरीके से सड़कों पे ना उतरना पड़े, और बातचीत के माध्यम से किसानों के साथ पूरी बातचीत के माध्यम से अपनी बातें रखें और इस तरीके जो माहौल देश में बन चुका है इसको समाप्त करने की कोशिश करें। और हम किस तरीके से कम काफ़ी अपना 14-15 एक महीना होने वाला है और इस तरीके से किसान दिल्ली में इंटर नहीं करने दे रहे हैं ये लोग, और किसान उस बिल के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं जो किसानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरीके से किसानों को पाकिस्तानी और आतंकवादी तक ये लोग कह रहे हैं। और इस अराजक सरकार में बिल्कुल भी अब किसानों को, गरीबों का कोई भी बहुत तरीके से शोषण हो रहा है, तो ये शोषण हम लोग नहीं सहेंगे। रुड़की के कोर कॉलेज में 23वां स्थापना दिवस कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए बहुत सादगी के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में CBRI के निदेशक डॉक्टर एन गोपाल कृष्ण ने शिरकत की। इस मौके पर कॉलेज के ऐसे छात्रों को सम्मानित किया गया जिन्होंने देश की सेवा में अपना योगदान देकर कॉलेज का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही कॉलेज में 10, 15 और 20 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। इधर रास्ते में चलते थे, बट देन आई नॉट कमिंग टू द क्लास। व्हाट इज हैपनिंग हियर इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू हैव अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मेडिकल स्कूल भी किया था, यूनिवर्सिटी भी कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स ऑल अ वेरी गुड थिंग दैट इज आई विश ऑल द बेस्ट एंड द वे इन विच दे आर एनकरेजिंग alumni, 5 of them budding alumni, they are all just 35 years of age. बहुत अच्छा बात है and I wish that this college gets into a great future. Last time I have come here. उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में 77,000 के पार पहुंच चुके हैं कोरोना संक्रमितों की संख्या। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना संक्रमण के 618 नए केस सामने आए हैं। अब तक 69,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 4,994 एक्टिव केस हैं।